हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे नेशनल पावर। लास्ट सेशन में हमने इसके एलिमेंट्स किए एंड आज हम करेंगे जो नेशनल पावर है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑन नेशनल पावर जी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेशनल पावर का मीन क्या होता है, हर एक कंट्री अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए वो बहुत सारी मीन यूज कर रही है। वो इकोनॉमिक है, साइकोलॉजिकल है, मिलिट्री है, इन तरह से वो अपनी पावर को शो करती है। अगर वो अपनी पावर को दिखाने लगेगी, अगर किसी के पास बहुत सारे आर्मामेंट हैं, तो वो क्या करती है, अदर कंट्रीज की सॉवरेनिटी पर थ्रेट है वो क्रिएट कर देती है। तो नेशनल पावर अनलिमिटेड भी हो सकती है, लेकिन नेशनल पावर है, इस नेशनल पावर को यूज करने पर लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लिमिटेशंस इंपोज कर देंगे नेशनल पावर पर, तो हर एक कंट्री एब्सोल्यूट पावर है वो पावर यूज नहीं कर सकती। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आज के टाइम में न्यूक्लियर नेशन बन चुकी हैं। इंडिया भी न्यूक्लियर नेशन है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हम आपस में वॉर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हमको भी डर है अगर हम वॉर स्टार्ट करते हैं तो न्यूक्लियर पावर की वजह से पूरी की पूरी कंट्री है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी ओवर किल कैपेसिटी बन चुकी है। तो हर एक कंट्री जो मिलिट्री रूप में पावरफुल बन चुकी है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट पावर यूज करने पर लिमिटेशन होगी। वो लिमिटेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इम्पोज करती हैं, इंटरनेशनल लॉस है, ट्रीटीज हैं, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बहुत सारे कलेक्टिव मीन्स यूज किए जाते हैं, जिस वजह से एक कंट्री सुपर पावर बनकर अदर कंट्रीज पर सैंक्शन इम्पोज नहीं कर पाती है। जिससे क्या होता है, जो छोटे नेशंस होते हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, मिलिट्री वाइज भी वीक हैं, वो कंट्री अच्छे से अपनी डेवलपमेंट कर पाती हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी कंट्रीज है सुपरमेसी अटेन करने के लिए सबसे ज्यादा नेशनल पावर है, इसको अचीव करना चाहती हैं। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर। हर एक कंट्री यही चाहती है कि मैं सुपर पावर बन जाऊं, और हर एक कंट्री इसी को ही अचीव करना चाहती है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर वो कंट्रीज अपनी पावर को एब्सोल्युटली यूज करना स्टार्ट कर देंगी, तो जे अदर कंट्रीज की सॉवरेनिटी पर, प्रिजर्वेशन पर, उनकी प्रोस्पेरिटी पर, डेवलपमेंट पर सबसे बड़ा डेंजरस है। इसीलिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज होनी चाहिए। इम्पोज किस पर होनी चाहिए? एब्सोल्यूट यूज ऑफ द पावर। जैसे दो कंट्रीज में वॉर हो रही है, उस टाइम वो न्यूक्लियर पावर यूज नहीं कर पा रही। रशिया यूक्रेन में वॉर होती है, लेकिन रशिया न्यूक्लियर पावर को यूज नहीं करती है। एब्सोल्यूट यूज ऑफ द पावर, इस पर क्या लगे, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो गया। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास पावर तो है, लेकिन अपनी पावर को यूज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी पावर के ऊपर लिमिटेशंस हैं वो इंपोज हो चुकी हैं। जो न्यूक्लियर पावर है ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है इंपोज होनी चाहिए, ताकि जो अदर नेशंस है उनकी सॉवरेनिटी को हम प्रिजर्व कर सकें। तो ये होगी लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर का मीन। इस वजह से हमको नेशनल पावर को लिमिट करना बहुत जरूरी है। नेशनल पावर की लिमिटेशन के रिगार्डिंग जो लेक्चर है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं देयर इज नो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम concerning international relation than that of the imposition of restrictions on the exercise of power। कहते इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम पावरफुल बन रहे हैं, तो हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट क्या है, जो हर एक नेशन के पास पावर्स है, इन पावर को एक्सरसाइज करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। तो इंटरनेशनल रिलेशन में लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो जो नेशनल पावर है इस पर हम कैसे लिमिटेशंस लगा सकते हैं, तो इसके 7 मीन्स हैं जिस वजह से जो लिमिटेशंस है वो इम्पोज की जाती हैं। फर्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ पावर, मीन्स बैलेंस ऑफ पावर जो 18th 19th सेंचुरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बैलेंस ऑफ पावर इसका मीनिंग है मीन्स टू मेंटेन बैलेंस अमंग नेशंस इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें होता क्या है, जो नेशनल लेवल पर बहुत ही पावरफुल कंट्रीज हैं उनके काउंटर बैलेंस करने के लिए अदर कंट्रीज हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ बोथ पावर मैनेजमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ पावर। हम अदर कंट्रीज पर वॉर अटैक क्यों नहीं करें, हमको पता है वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है। अगर वॉर होती है डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ होगी, तो अगर हम पावरफुल है अदर कंट्री भी पावरफुल है तो हम डर जाते हैं कि अगर हम दोनों आपस में लड़ेंगे हम में से कोई भी वीक नहीं है, तो इस वजह से इंटरनेशनल रिलेशन है वो स्मूथ बने रहते हैं। आज के टाइम में यही कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अनसॉल्व्ड कन्फ्लिक्शन होती है जो इंटरनेशनल रिलेशन में बनी रहती है। हमारी कन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व नहीं होते लेकिन फिर भी हम फ्रेंडली नेशंस हैं वो बने रहते हैं, तो इसका मीनिंग है बैलेंस ऑफ पावर। तो इसमें पावर मैनेजमेंट की जाती है और साथ में ही लिमिटेशंस इंपोज की जाती है। एक नेशन को जे इंपॉर्टेंस जे नहीं कहा जाता कि आप दूसरी कंट्री पर अटैक करें, आप वायलेशन करो, तो किसी भी स्टेट को अलाउ नहीं किया जाता टू बिकम अनड्यूली पावरफुल। एक कंट्री पावरफुल नहीं बन सकती, एक कंट्री पावरफुल है उसके ऑपोजिट और ग्रुप बन जाता है जो पावरफुल बन जाता है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है जी किसी भी मेजर आउटब्रेक ऑफ वॉर को कंट्रोल करती है। 1815 से लेकर 1914 तक, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुआ था तब तक इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी मेजर ब्रेकआउट नहीं हुआ, कोई भी मेजर वॉर नहीं हुई। इसका रीजन क्या था, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर की वजह से बहुत सारे नेशन थे जो आपस में पावरफुल बन चुके थे, इसीलिए कोई भी मेजर वॉर नहीं हो पा रही थी। तो जब एक कंट्री पावरफुल बनती है, अगर वो किसी कंट्री पर अटैक करती है, वायलेट करती है, तो अनदर स्टेट्स हैं वो कलेक्टिव पूल के थ्रू क्या करते हैं, प्रीपोंडरेंस क्रिएट कर देते हैं, मींस उसको पावरफुल नहीं बनने देते हैं। तो अनदर स्टेट्स हैं वो भी एक्टिव ही रहती हैं। अगर एक स्टेट पावरफुल बन गई अदर स्टेट आपस में मिल जाएंगी, जैसे 3-4 स्टेट्स हैं वो भी मिलिट्री अलायंस कर ले, एक स्टेट को अगर हमला करता है तो अदर स्टेट्स हैं वो 4-5 जो कलेक्टिव हुई हैं तो कलेक्टिव पूल के थ्रू वो क्या करती हैं, उसकी पावर को खत्म करने की कोशिश करती हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं मिलिट्री अलायंसेस की। मिलिट्री अलायंस में क्या है, एक कंट्री पावरफुल है तो अदर कंट्रीज हैं वो आपस में मिलिट्री अलायंस कर लेती हैं, तो उसके काउंटर में अदर नेशंस खड़े हैं। इस तरह बैलेंस ऑफ पावर है, इस वजह से लिमिटेशंस इंपोज हो जाती है कि सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री ही सुपर पावर नहीं है। नंबर 2, इंटरनेशनल लॉस एंड ट्रीटीज। इंटरनेशनल लॉस है, ट्रीटीज है, जे भी लिमिटेशन का काम करते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ होते क्या हैं, इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट रिलेशंस अमंग डिफरेंट नेशंस। जितने भी नेशंस हैं उनके रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं, रूल्स हैं वो बताए जाते हैं और हर एक कंट्री इंटरनेशनल रिलेशन में इन रूल्स को फॉलो करती है। तो जो इंटरनेशनल लॉस हैं जे डायरेक्ट एंड कंट्रोल करते हैं बिहेवियर ऑफ द नेशंस who are engaged in the international intercourse, मीन जो इंटरनेशनल रिलेशंस को डिवेल्प कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो उनके बिहेवियर को डायरेक्ट कर रही है, कंट्रोल कर रही है कि आपको कैसा बिहेव करना है। तो हर एक कंट्री के लिए जो बाउंडिंग हो जाते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, इंटरनेशनल लॉ को इम्पोज कर देती हैं। एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज
वो भी क्या होती है, जब एक कंट्री है किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके लिए बाउंडिंग हो जाता है, उस ट्रीटी में जो भी डिफाइन किया गया है उसको वो अचीव करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। Whenever a country accept the international treaties, it's mandatory to adopt the treaty in their international relations. तो वो इंटरनेशनल रिलेशन में उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो इस तरह हम अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते, हमको इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इंटरनेशनल लॉ है, इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कंट्रीज क्या कह रही हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में इन सबको बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग ही काम करना प्रेफर करते हैं। थर्ड वन इज इंटरनेशनल मोरालिटी। इंटरनेशनल मोरालिटी क्या है, जैसे हमारी सोसाइटी में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मॉरल्स होती हैं, उस मोरल के बेसिस पर सोसाइटी के बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है। लाइक दिस, इंटरनेशनल लेवल पर जो नेशंस हैं उनकी बिहेव को रेगुलेट करने को इंटरनेशनल मोरालिटी कहा जाता है। तो इंटरनेशनल मोरालिटी क्या है, इट इज द moral code of conduct which nations usually follow in international relations। जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस है वो डेवलप किए जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, इस कोड ऑफ कंडक्ट को हर एक नेशन को कंपल्सरी हो जाता है इनको अडॉप्ट करे, तो इसी को इंटरनेशनल मोरालिटी कहते हैं। जैसे आज के टाइम में हम अवेयर हो रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल मोरालिटी हो गई। तो इसमें कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं उसको हर एक नेशन है वो एक्सेप्ट करती है, जैसे पीस हो गया, सिक्योरिटी होगी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स है जो प्रमोट होने चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर है ये प्रमोट होना चाहिए। ये सब कुछ क्या है, इंटरनेशनल मोरालिटी है। और लोग जो कॉन्शियस हो रहे हैं रिगार्डिंग अगेंस्ट द वॉर, ये भी क्या है, इंटरनेशनल मोरालिटी है। तो इंटरनेशनल मोरालिटी क्या होती है, नेशनल पावर पर एक लिमिटेशन का काम करती है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर अदर नेशंस हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएं तो इससे हमको डर है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम पर सैंक्शंस ना इम्पोज हो जाए, तो हर एक कंट्री वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को प्रेफर करती है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे नेशनल लेवल पर एक स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो भी अपनी कंट्री के पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट देती है। इंटरनेशनल लेवल पर भी जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक ओपिनियन है वो प्रिपेयर करती है ऑन द इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ओपिनियन है इसको फॉर्म करती हैं और अपनी फेवर में लेकर आती हैं। जैसे इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी है, इसकी तरफ सबका कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, लोग हैं, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रेफर कर रही हैं और इसके लिए बहुत सारी मूवमेंट्स हैं वो भी चलाई जाती हैं। जैसे मूवमेंट्स अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, आर्मामेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज के टाइम में क्या है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट एनपीटी है वो साइन की जाती है। एंड आर्मामेंट के अगेंस्ट जिस आर्मामेंट से आर्म्स कंट्रोल है इसको प्रेफर किया जाता है। एंड पब्लिक ओपिनियन ह्यूमन राइट्स की तरफ मोल्ड होता जा रहा है। इस तरह पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही इंटरनेशनल लेवल पर जो नेशंस हैं वो डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम 1920 से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर 44 तक, इस पीरियड को छोड़कर अदरवाइज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिस पर इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने की
कोशिश की जाती है। 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस लेती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें बहुत सारी कंट्रियां, हम ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत ही ज्यादा जो इंटरनेशनल पीस है इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। इसके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं जिस पर ये वर्क करती है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। जो ग्लोबल बर्निंग टॉपिक है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अपना चार्टर भी है, जिसके अपने एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। और जो भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज मेंबर हैं उन नेशंस के लिए बाउंड है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर को फॉलो करना, जिसमें इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करने की प्रोविजंस दी गई हैं। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, एशियंस हो गए, ब्रिक्स हो गए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होगी। इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनल पीस को क्रिएट करती हैं और नेशनल पावर के यूजेस के ऊपर कंट्रोल लगाती हैं। नेक्स्ट इज कोलैक्टिव सिक्योरिटी। कोलैक्टिव का मीनिंग हो गया कुछ नेशंस हैं आपस में मिल जाती हैं, तो वो मिलकर क्या करती हैं, एक जो सुपर पावर बना है उसके अगेंस्ट एक्शंस लेती हैं। तो ये किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। जितनी भी स्टेट्स हैं इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो आपस में क्या करती हैं, आपस में मिलकर अगर कोई पावरफुल नेशन है उसके अगेंस्ट खड़ी है। अगर मान लो जे कंट्री है जो बहुत ही पावरफुल है, तो उसके अगेंस्ट जो 5-6 कंट्रीज है वो आपस में मिल जाती हैं, जो अपना अलग ग्रुप बना लेती हैं। तो जो आपस में मिलकर क्या करती हैं, अपने आप को सिक्योर करती हैं, जिस वजह से इसको कोलैक्टिव सिक्योरिटी कहा जाता है। तो कोलैक्टिव सिक्योरिटी क्या है, इट इज द डिफरेंस अगेंस्ट वॉर एंड अग्रेशन, जिससे अदर कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज पर अटैक नहीं करती हैं। एंड लास्ट वन इज डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हम नेशनल पावर पर लिमिटेशंस लगा रहे हैं। आज के टाइम में डिसआर्मामेंट है ना, इसके फेवर में नेशनल मूवमेंट्स चलाई जा रही हैं। पब्लिक ओपिनियन डिसआर्मामेंट के फेवर में बनता जा रहा है। तो डिसआर्मामेंट का मीनिंग होता है लिक्विडेशन ऑफ द ह्यूज स्टॉक पाइल्स ऑफ आर्मामेंट्स। आपके आर्मामेंट्स हैं, उन आर्मामेंट के स्टॉक पाइल्स को आप लिक्विडेट कर दो। लेकिन डिसआर्मामेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए आर्म्स कंट्रोल है आज के टाइम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, जिसमें हम कहते हैं जो हमारे आर्म्स हैं इसको रिड्यूस करना है एंड आर्म्स रेस पर लिमिटेशंस लगानी है। हमको ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड वेपन्स हैं इस पर खर्चा ना कर वेलफेयर पर खर्चा करना चाहिए। तो आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट इंटरनेशनल रिलेशन का बर्निंग टॉपिक है। इससे क्या है, जब हम न्यूक्लियर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डिसआर्मामेंट है एंड आर्म्स कंट्रोल है जो बहुत जरूरी है। आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसकी ओवरकिल कैपेसिटी है। ओवरकिल कैपेसिटी का मीनिंग क्या है, वो पूरे वर्ल्ड को सेवरल टाइम्स डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसीलिए इस पर लिमिटेशंस लगाना बहुत जरूरी है। मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अगर न्यूक्लियर पावर्स है जो यूज होगी। तो डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल ये एक लिमिटेशन का काम कर रही है। तो विद दिस हमारा नेशनल पावर है, इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।